तो फाइनली दोस्तों रेड नोटिस का दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी, नहीं कौन कौन सी क्लासेस इसमें हमें देखने को मिलेगी रेड नोटिस 2 में, और एक तरह से इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और एक तरह से रिलीजिंग डेट के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे रोसन मार्शल थर्बर ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें ड्वेन जॉनसन के साथ रयान रेनॉल्ड्स, गैल गैडोट और ऋतु आर्या मुख्य भूमिका में हैं। यह सेंट्रल इंटेलिजेंस 2016 और स्काईस्क्रेपर 2018 के बाद थर्बर और जॉनसन के बीच तीसरा सहयोग है। फिल्म में एक एफबीआई एजेंट अनिच्छा से एक प्रसिद्ध कला चोर के साथ मिलकर एक और भी कुख्यात चोर को पकड़ने के लिए काम करता है। मूल रूप से यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा रिलीज की योजना बनाई गई फिल्म को वितरण के लिए नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह 5 नवंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज से शुरू हुआ। 12 नवंबर 2021 को मंच पर डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग होने से पहले इसे अपने कथानक और पटकथा लेखन के लिए आलोचकों से मिश्रित सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। हालांकि प्रदर्शन, विशेष रूप से जॉनसन और रेनॉल्ड्स, एक्शन दृश्यों और हास्य की प्रशंसा की गई। नेटफ्लिक्स का दावा है कि यह फिल्म अपने पहले सप्ताहांत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। साथ ही नेटफ्लिक्स पर प्लेटफॉर्म पर रिलीज के 28 दिनों के भीतर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म भी बन गई। यह 2021 की 5वीं सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली फिल्म भी बन गई। 2 सीक्वल विकास में हैं और जॉनसन, रेनॉल्ड्स, गैडोट और थर्बर के साथ बैक टू बैक फिल्माए जाएंगे। 6 कथानक। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रोमन जनरल मार्क एंटनी ने मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को शादी के तोहफे के रूप में 3 जड़ाऊ अंडे दिए। ये अंडे समय के साथ खो गए, जब तक कि 1907 में एक किसान को 2 अंडे नहीं मिल गए, लेकिन आखिरी अंडा 2000 से अधिक वर्षों तक खोया रहा। वर्तमान में जॉन हार्टले एक एफबीआई प्रोफाइलर है जो रोम में म्यूजियो नाजियोनेल डी कास्टेल सेंटेंजेलो में प्रदर्शित अंडों में से एक की चोरी की जांच करता है। साथ ही इंटरपोल एजेंट उर्वशी दास भी। अंडा चुराने के बाद विश्व स्तर पर वांछित कला चोर नोलन बूथ भागने में सफल हो जाता है, लेकिन बाली में अपने घर पर हार्टले और इंटरपोल को पाता है। वे बूथ को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले बूथ की मुख्य प्रतिद्वंद्वी सारा द बिशप ब्लैक अंडा चुरा लेती है और हार्टले को फंसा देती है। दास हार्टले को बूथ के साथ एक सुदूर रूसी जेल में कैद करवा देता है, यह मानते हुए कि चोरी के लिए वह जिम्मेदार है। हार्टले सुझाव देता है कि वह और बूथ ब्लैक को हराने के लिए मिलकर काम करें। अगर वह हार्टले को उसे कैद करने में मदद करता है, तो बूथ दुनिया का नंबर 1 कला चोर बन जाएगा और हार्टले का नाम साफ हो जाएगा। यह जोड़ा जेल से भाग जाता है और वेलेंसिया के लिए रवाना होता है ताकि दूसरा अंडा चुरा सके, जो वर्तमान में हथियार डीलर सोट्टो वोस के पास है। वे उसकी मुखौटा गेंद में घुसपैठ करते हैं और अंडे के लिए वोस की तिजोरी में ब्लैक से लड़ते हैं। ब्लैक बताती है कि वह वोस के साथ काम कर रही है और वे हार्टले को तब तक प्रताड़ित करते हैं जब तक बूथ तीसरे अंडे का स्थान नहीं बता देता। ब्लैक वोस को धोखा देता है और मिस्र के लिए निकल जाता है, जहां बूथ दावा करता है कि वह है। बूथ हार्टले को बताता है कि उसने झूठ बोला था। अंडा असल में अर्जेंटीना में एक गुप्त स्थान पर है, जो उसके दिवंगत पिता की विशेष घड़ी पर अंकित है, जो कभी एडोल्फ हिटलर के निजी कला क्यूरेटर रूडोल्फ जीच की थी। जंगल में खोज करते हुए उन्हें एक गुप्त बंकर मिलता है जिसमें नाजी कलाकृतियां हैं, जिसमें तीसरा अंडा भी शामिल है। ब्लैक इसे चुराने के लिए आता है, लेकिन दास और पुलिस तीनों को रोक देती है। हार्टले, बूथ और ब्लैक एक प्राचीन 1931 मर्सिडीज बेंज 770 में भाग जाते हैं। बूथ को पता चलता है कि हार्टले असल में एफबीआई प्रोफाइलर नहीं है, बल्कि एक ठग है, और ब्लैक के साथ बिशप की भूमिका साझा करता है। हार्टले और ब्लैक एक जोड़े हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। उन्होंने शुरू से ही पूरी डकैती की योजना बनाई थी। बूथ का इस्तेमाल करके उन्हें तीसरे अंडे तक ले जाया गया। बूथ आत्मसमर्पण कर देता है और वे उसे हथकड़ी लगाकर छोड़ देते हैं। काहिरा में हार्टले और ब्लैक एक मिस्र के अरबती को उसकी बेटी की शादी के लिए उपहार के रूप में 3 अंडे देते हैं। फिर वे उसे धोखा देते हैं। इंटरपोल शादी में छापा मारता है और अरबती को गिरफ्तार कर लेता है।
6 महीने बाद हार्टले और ब्लैक सार्डिनिया में अपनी नाव पर बूथ को ढूंढते हैं। वह उन्हें बताता है कि उसने दास को उनके केमैन आइलैंड्स खाते के बारे में बताया था जिसमें अंडों के लिए $300 मिलियन का भुगतान था, जिसे दास ने फ्रीज कर दिया, जिससे उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। यह प्रतिशोध में था कि उसने उसे हथकड़ी लगा दी थी। बूथ यह भी बताता है कि इंटरपोल उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है और अगर वे उसे एक नई डकैती में मदद करते हैं तो भागने की पेशकश करता है, जिसे 3 व्यक्तियों को पूरा करना होगा। वे सहमत होते हैं और दास उन सभी पर लाल नोटिस लगाता है। तीनों अपनी अगली डकैती के लिए पेरिस में लवर की जासूसी करना शुरू करते हैं। फिल्म के $200 मिलियन के प्रोडक्शन बजट और नेटफ्लिक्स के वैश्विक फिल्म प्रमुख स्कॉट स्टुबर के बयान के कारण की कंपनी की बड़े बजट की टेंटपोल फिल्मों को उपलब्धता के पहले 28 दिनों के भीतर 70 मिलियन से अधिक दर्शकों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर ने अनुमान लगाया कि रेड नोटिस को सफल माने जाने के लिए कुल मिलाकर लगभग 200 मिलियन घंटे, लगभग 83 मिलियन घरेलू दर्शक की आवश्यकता होगी। 27 यह फिल्म रिलीज के दिन नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। 45 सांबा टीवी के अनुसार रिलीज के पहले 3 दिनों में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.2 मिलियन घरों, यूनाइटेड किंगडम में 7,21,000, जर्मनी में 3,32,000 और ऑस्ट्रेलिया में 42,000 लोगों ने देखा। 46 टीवी टाइम ने बताया कि यह अपने पहले सप्ताहांत में संयुक्त राज्य में दूसरी सबसे ज्यादा स्ट्रीम की गई फिल्म थी। 47 अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के लिए शीर्ष 10 नेटफ्लिक्स साप्ताहिक रैंकिंग से पता चला कि यह 148.72 मिलियन घंटों के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रीम की गई फिल्म थी। यह नेटफ्लिक्स पर अपने पहले सप्ताहांत में किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक दर्शकों की संख्या थी। 48 नीलसन के अनुसार यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक स्ट्रीम की गई फिल्म थी, जिसे 1.8 बिलियन मिनट देखा गया और 18 से 34, 35 से 49 और 50 से 64 की आयु सीमा वाले दर्शकों ने इसके दर्शकों का 1/4 हिस्सा बनाया। 49-50 अपनी रिलीज के 11 दिनों के भीतर यह बर्ड बॉक्स को विस्थापित कर रिलीज के 28 दिनों के भीतर नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। 51 चौथे हफ्ते में रेड नोटिस को नेटफ्लिक्स के चार्ट में तीसरे स्थान पर विस्थापित होते देखा गया। 52 नेटफ्लिक्स ने 28 दिसंबर 2021 को खुलासा किया कि रेड नोटिस ने रिलीज के पहले 28 दिनों में 364.02 मिलियन घंटों की दर्शकों की संख्या जमा की। 53 सांबा टीवी के अनुसार फिल्म को रिलीज के पहले 30 दिनों में 9.8 मिलियन घरों में देखा गया था। 54 नीलसन ने कहा कि यह 2021 में अमेरिका में 5वीं सबसे ज्यादा स्ट्रीम की गई फिल्म थी, जिसे 5,528 मिलियन मिनट देखा गया। 55-56 फिल्म ने जून 2023 में जारी नए नेटफ्लिक्स व्यूअरशिप मीट्रिक में भी 230.9 मिलियन व्यू के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। 57 बॉक्स ऑफिस जबकि नेटफ्लिक्स अपनी फिल्मों की थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस ग्रॉस का खुलासा नहीं करता है, डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया है कि फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 750 थिएटरों से 1.25-1.5 मिलियन की कमाई की। 15 नवंबर तक चल रहे थिएट्रिकल ग्रॉस $2 मिलियन से काफी ऊपर था। 46 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 175 आलोचकों में से 37% ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 4.8/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, रेड नोटिस का बड़ा बजट और एलिस्ट कास्ट एक शानदार सक्षम एक्शन कॉमेडी है, जिसकी भड़कीली सामग्री केवल औसत दर्जे के परिणामों को और अधिक सिर खुजलाने वाली बनाती है। 58 मेटाक्रिटिक पर 38 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 37 है, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। 59 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने फिल्म को मजेदार, तेजतर्रार और अक्सर मनोरंजन कहा और लिखा, यह सब उचित रूप से चतुर है जब तक आप इसकी बहुत बारीकी से जांच नहीं करते हैं। रेड नोटिस नेशनल ट्रेजर पर थर्बर का स्पिन हो सकता है, जिसमें आर्कियो क्लासिक गंगा दीन का उतना ही डीएनए है।
60 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने कहा, आप ड्वेन जॉनसन, रयान रेनॉल्ड्स और गैल गैडोट को एक चंचल कॉमेडी से भरपूर, तेजतर्रार एक्शन थ्रिलर में शीर्षक देने के मस्कुलर मार्की मूल्य के साथ बहस नहीं कर सकते, भले ही यह रेड नोटिस जैसा खाली कैलोरी मनोरंजन हो। 61 लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए जस्टिन चांग ने लिखा, हॉलीवुड इन दिनों मूल सामग्री के बारे में क्या सोचता है, इसकी एक निराशाजनक याद दिलाता है। रेड नोटिस उन आत्मचेतनापूर्ण रूप से जटिल, अंतर्व्युत्पन्न लंबी धोखाधड़ी में से एक है जो इतनी मेहनत करती है कि बेपरवाह लगती है कि वे आपको थका देती हैं। अंत में यह क्लिच है जो आराम की गारंटी देता है। 62 पुरस्कार। रेड नोटिस को 2022 गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए नामांकन मिला। 63 थर्बर को 2021 जॉर्जिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में जॉर्जिया सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए ओगलथोर्पे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 65 भविष्य। अगस्त 2020 की शुरुआत में ऐसी खबरें थीं कि नेटफ्लिक्स रेड नोटिस का सीक्वल विकसित करना चाह रहा था। 66 नवंबर 2021 में हीराम गार्सिया ने घोषणा की कि सीक्वल के लिए अस्थायी योजनाएं थीं, जिसमें कहा गया था कि थर्बर ने आधिकारिक तौर पर एक सीक्वल पेश किया था और इसमें शामिल सभी क्रिएटिव इसके विकास के बारे में आशावादी थे, जबकि यह घोषणा करते हुए कि नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें बताया था कि वे फिल्म श्रृंखला को जारी रखने में रुचि रखते हैं। 67 निर्माता ने बाद में कहा कि संभावित सीक्वल में दुनिया भर में अतिरिक्त डकैतियों में शामिल सितारों की तिकड़ी शामिल होगी, जबकि इस बात की पुष्टि करते हुए कि इसका विकास पहली फिल्म के स्वागत पर निर्भर था। 68 जॉनसन ने अपने सोशल मीडिया पर रेड नोटिस को मिले सकारात्मक दर्शक स्वागत का जश्न मनाया और कहा कि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। 69 इस घोषणा के बाद की रिलीज ने नेटफ्लिक्स के लिए अब तक का रिकॉर्ड दर्शक संख्या निर्धारित की है। जॉनसन ने भविष्य की फिल्म की घोषणा के बारे में और भी जानकारी दी। 71 थर्बर ने बाद में कहा कि अगर सीक्वल को हरी झंडी मिल जाती है तो उनका इरादा लगातार 2 सीक्वल फिल्माने का है। 72 दिसंबर 2021 में हीराम गार्सिया ने एक बार फिर सीक्वल की योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें कहा गया कि रेड नोटिस का अंत कहानी को स्थापित करता है। 73 जनवरी 2022 तक यह घोषणा की गई कि दोनों सीक्वल आधिकारिक रूप से विकास में हैं और बैक टू बैक फिल्माए जाएंगे। थर्बर एक बार फिर लेखक निर्देशक के रूप में काम करेंगे, जबकि जॉनसन, रेनॉल्ड्स और गैडोट अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। सीक्वल में कई सहायक कलाकार भी होंगे, जिसमें ओशियन फ्रेंचाइजी के समान कलाकारों की टुकड़ी की योजना बनाई गई है। जॉनसन, हीराम गार्सिया, डैनी गार्सिया, थर्बर और ब्यू फ्लिन निर्माता के रूप में लौटेंगे। फिल्में 7 बक्स प्रोडक्शंस, फ्लिन पिक्चर्स कंपनी, बैड वर्जन प्रोडक्शंस और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म्स के बीच संयुक्त उद्यम निर्माण होंगी। फिल्मों का वितरण नेटफ्लिक्स द्वारा किया जाएगा। 74, 75, 76, 77, 78 अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि दूसरी फिल्म की पटकथा समाप्त हो गई। उसी साक्षात्कार में निर्माता हीराम गार्सिया और फ्लिन ने पुष्टि की कि सीक्वल को लगातार फिल्माए जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। 79 ड्वेन जॉनसन, जॉन हार्टले, रयान रेनॉल्ड्स नोलन बूथ के रूप में, गैल गैडोट, सारा ब्लैक बटा द बिशप, सोटो वॉयस के रूप में क्रिस डायमंटोपोलोस, ऋतु आर्या इंस्पेक्टर उर्वशी दास के रूप में, इवान मबाकोप तांबवे के रूप में, विंसेंजो अमातो निर्देशक गैलो के रूप में, सुरक्षा प्रमुख रिक्की के रूप में राफेल पेटार्डी, ब्रेन्ना मैरी नारायण क्लियोपेट्रा के रूप में। इसके अतिरिक्त डैनियल बनहार्ट ने ड्रैगो ग्रांडे के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की है और गायक गीतकार एड शीरन ने खुद के रूप में एक बिना श्रेय वाली कैमियो भूमिका निभाई है। 7 उत्पादन विकास। 8 फरवरी 2018 को यह घोषणा की गई कि प्रमुख स्टूडियो ड्वेन जॉनसन और लेखक निर्देशक रॉसन मार्शल थर्बर की एक एक्शन कॉमेडी के अधिकारों के लिए बोली लगाने की जंग लड़ रहे थे। यूनिवर्सल पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स और पैरामाउंट पिक्चर्स सभी पर विचार किया गया। फिल्म का निर्माण ब्यू फ्लिन द्वारा अपने फिल्म पिक्चर को बैनर के माध्यम से किया जाएगा और जॉनसन, डैनी गार्सिया और हीराम गार्सिया द्वारा अपने 7 बक्स प्रोडक्शंस बैनर के माध्यम से थर्बर के बैड वर्जन इंक के साथ
वेंडी जैकबसन कार्यकारी निर्माता के साथ। 8 अगले दिन यह घोषणा की गई कि यूनिवर्सल और लीजेंडरी ने बोली युद्ध जीत लिया है। उद्धरण की आवश्यकता। जून 2018 में जॉनसन के साथ गैल गैडोट के अभिनय की पुष्टि की गई। 9 और जुलाई 2019 में रयान रेनॉल्ड्स को जोड़ा गया। 2 फरवरी 2020 में ऋतु आर्य और क्रिस डायमंटोपोलोस को भी कास्ट किया गया। 10 जॉनसन, रेनॉल्ड्स और गैडोट को फिल्म में अभिनय करने के लिए 20 से $20 मिलियन का भुगतान किया गया था, जबकि थर्बर को लेखन और निर्देशन के लिए $10 मिलियन का भुगतान किया गया था। 11-12 फिल्म पर काम करने के बाद गैडोट 2020 में दुनिया की तीसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री बन गईं। 13 $200 मिलियन के बजट में रेड नोटिस 2022 की द ग्रे मैन तक नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी मूल फिल्म थी। 14-15 फिल्माने। मुख्य फोटोग्राफी 3 जनवरी 2020 को अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुई। 16-17 पहले फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू होने की उम्मीद थी, जॉनसन द्वारा जुमांजी द नेक्स्ट लेवल पर फिल्मांकन पूरा करने के बाद। 8 जुलाई 2019 को फिल्मांकन को 2020 की शुरुआत तक के लिए टाल दिया गया। 2 देश में कोविड-19 महामारी के कारण इटली में एक नियोजित शूटिंग रद्द कर दी गई थी। 14 मार्च को यह घोषणा की गई कि समग्र रूप से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। 14 सितंबर 2020 को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 21-22 रेनॉल्ड्स और गैडोट ने अक्टूबर के अंत तक अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया। 23 एक सप्ताह की शूटिंग के लिए रोम और सार्डिनिया, इटली जाने से पहले अटलांटा में उत्पादन 14 नवंबर को पूरा हुआ। 24 इटली में फिल्मांकन 18 नवंबर को पूरा हुआ। 25 फिल्म को $160 मिलियन के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ हरी झंडी दी गई थी और जब तक यह रिलीज हुई तब तक रिपोर्ट की गई लागत $200 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिससे यह नेटफ्लिक्स के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बन गई। 26-1-27 दृश्य प्रभाव कलाकार रिचर्ड आर. हूवर ने फिल्म के लिए समग्र दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। 28 रेड नोटिस पहली फीचर फिल्मों में से एक है जिसमें सिनेमेटोग्राफी के लिए फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन उड़ान का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। FPV ड्रोन पायलट जॉनी शायर ने फिल्मांकन में भाग लिया। 29 संगीत 26 फरवरी 2020 को स्टीव जैब्लोंस्की को रेड नोटिस के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। जैब्लोंस्की ने पहले निर्देशक रॉसन मार्शल थर्बर के साथ मिलकर 2018 में स्काईस्क्रेपर का स्कोर बनाया था। 30 अन्य टुकड़ों में बीस्टी बॉयज द्वारा सबोटेज, गोटन प्रोजेक्ट द्वारा एपोका, पिंक मार्टिनी द्वारा अमादो मियो, टोनी हेच द्वारा लिखित डाउनटाउन, जॉन विलियम्स द्वारा द रेडर मार्च, एस्टोर पियाजोला द्वारा लिबर्टिंगो, एड शीरन द्वारा परफेक्ट और द नोटोरियस बिग द्वारा नोटोरियस बिग, नास टोक्यो द्वारा ऑन द रन के साथ समापन क्रेडिट के दौरान सुना गया। 31 मुक्त करना यूनिवर्सल ने मूल रूप से फिल्म को 12 जून 2020 को रिलीज करने के लिए शेड्यूल किया था। 32 तारीख को 5 महीने के लिए टालकर 13 नवंबर 2020 कर दिया गया। 33 फिर नेटफ्लिक्स ने 8 जुलाई 2019 को इसे संभाल लिया। 2 फिल्म को 2021 में अनिर्दिष्ट तारीख पर ले जाया गया। 34 अप्रैल 2021 में अपने शेयरधारकों को एक वीडियो और पत्र के हिस्से के रूप में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य सामग्री अधिकारी टेड सारंडोस ने पुष्टि की कि फिल्म का प्रीमियर Q4 2021 में होगा। 35-36 फिल्म को 12 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले 5 नवंबर 2021 को एक सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 37 रेनॉल्ड्स ने अनुरोध किया कि फिल्म की नेटफ्लिक्स रिलीज के लिए वेल्श भाषा के उपशीर्षक प्रदान किए जाएं। 38 विपणन फिलीपींस में एसएम मॉल ऑफ एशिया का ग्लोब कथित तौर पर 13 नवंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर द्वारा चुरा लिया गया था। 39 पासे शहर की पुलिस ने एक बयान जारी किया कि ग्लोब चोरी नहीं हुआ था और बस मार्केटिंग रणनीति के लिए रखरखाव से गुजर रहा था। 40 ग्लोब को मचान से ढका गया था। 41 मॉल प्रबंधन ने एक दिन बाद एक बयान जारी किया कि ग्लोब वापस
आ गया है और खुलासा किया कि कथित चोरी को रेड नोटिस को बढ़ावा देने के लिए एक प्रचार स्टंट के हिस्से के रूप में मंचित किया गया था। 42 मार्केटिंग प्रमोशन के कारण ग्लोब ट्विटर पर ट्रेंडिंग सब्जेक्ट बन गया। 41-43 फिल्म में पेशेवर कुश्ती प्रमोशन WWE के साथ एक प्रमोशनल टाई इन भी देखा गया, वह कंपनी जहां ड्वेन जॉनसन ने कुश्ती लड़ी थी और द रॉक के नाम से मशहूर हुए थे। 21 नवंबर 2021 को अपने सर्वाइवर सीरीज इवेंट के दौरान फिल्म को बढ़ावा देने के अलावा शो के दौरान क्लियोपेट्रा के अंडे में से एक चोरी होने से जुड़ी एक स्टोरी लाइन भी खेली गई। 44 स्वागत रॉसन मार्शल थर्बर, जन्म 9 फरवरी 1975, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं। प्रारंभिक जीवन थर्बर का जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। 1 वह वकील मार्शल थर्बर के बेटे हैं। 2 वह 1997 में यूनियन कॉलेज, शेनेक्टेडी, न्यूयॉर्क से स्नातक हैं, जहां वे डेल्टा अपसिलन बिरादरी के सदस्य थे और 2 साल तक फुटबॉल टीम में वाइड रिसीवर की भूमिका निभाई। वह यूएससी में पीटर स्टार्क प्रोडक्शन प्रोग्राम के स्नातक भी हैं। 3 आजीविका थर्बर ने पटकथा लेखक जॉन ऑगस्ट के सहायक के रूप में काम किया, जिसकी शुरुआत टेलीविजन शो डीसी से हुई। 4 2002 में उन्होंने रीबॉक के लिए मूल टेरी टेट ऑफिस लाइनबैकर विज्ञापनों को लिखा और निर्देशित किया। 5 2004 में उन्होंने हिट कॉमेडी फिल्म डॉजबॉल ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी लिखी और निर्देशित की। 6 उन्होंने माइकल चैबॉन के उपन्यास द मिस्ट्रीज ऑफ पिट्सबर्ग के फिल्म रूपांतरण को लिखा और निर्देशित किया, जो 2008 में रिलीज हुआ। 7 उन्होंने जेसन सुदेकिस और जेनिफर एनिस्टन अभिनीत 2013 की हिट वी आर द मिलर्स का निर्देशन किया। 8 जून 2014 में उन्हें मार्वल के एंटमैन को निर्देशित करने के लिए एडगर राइट की जगह लेने की अफवाह थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस काम को ठुकरा दिया। 9 उन्होंने ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट के साथ 2016 की एक्शन कॉमेडी सेंट्रल इंटेलिजेंस लिखी और निर्देशित की। 10 थर्बर ने लीजेंडरी पिक्चर्स की 2018 की एक्शन फिल्म स्काईस्क्रेपर लिखी और निर्देशित की, जिसमें ड्वेन जॉनसन के साथ फिर से काम किया गया और यूनिवर्सल द्वारा रिलीज किया गया। 11 इसके बाद उन्होंने लीजेंडरी की $150 मिलियन बजट की एक्शन कॉमेडी रेड नोटिस 2021 लिखी और निर्देशित की, जिसमें रयान रेनॉल्ड्स, गैल गैडोट और जॉनसन ने अभिनय किया। यह तीसरी बार है जब उन्होंने बाद वाले के साथ सहयोग किया है। 12 इस प्रोजेक्ट को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया था। 13 2021 में यूबीसॉफ्ट ने घोषणा की कि थर्बर अपनी गेम सीरीज द डिवीजन के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेक गिलेनहॉल और जेसिका चैस्टेन मुख्य भूमिका में होंगे। 14 फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 2022 में ईवन ने घोषणा की कि थर्बर आगामी टीवी श्रृंखला डंगन एंड ड्रैगन्स के लिए पायलट लिखेंगे और उसका निर्माण करेंगे। 15 उन्होंने वोल्ट्रॉन फ्रेंचाइजी पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म का निर्देशन करने के लिए भी हस्ताक्षर किए। 16 डैनी गार्सिया रिएंजी एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और व्यवसायी हैं। वह जीएसटीक्यू की संस्थापक और द गार्सिया कंपनियों की सीईओ और अध्यक्ष हैं, जो व्यापार, मनोरंजन और खाद्य क्षेत्र में ब्रांडों के पोर्टफोलियो की देखरेख करती है, जिसमें टेरेमाना टकीला, एथलेटिकॉन और अंडर आर्मर, वीओएसएस, एटम टिकट, साल्ट एंड स्ट्रॉ, जोआ एनर्जी, एकॉर्न्स और यूएफएल में प्रोजेक्ट रॉक कलेक्शन शामिल हैं। 1-2 मियामी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1992 में मेरिल लिंच में वित्त में अपना करियर शुरू किया। 2008 में उन्होंने अपने पूर्व पति ड्वेन जॉनसन के करियर का प्रबंधन करना शुरू किया। 2012 में गार्सिया ने प्रोडक्शन कंपनी 7 बक्स प्रोडक्शंस की सहस्थापना की, जिसके लिए उन्होंने जॉनसन अभिनीत कई फिल्मों का निर्माण किया है। 3 जिसमें बेवॉच, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल दोनों 2017, शाज़म, 4 हॉब्स एंड शॉ, जुमांजी, द नेक्स्ट लेवल सभी 2019, जंगल क्रूज, रेड नोटिस दोनों 2021, डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स और ब्लैक एडम दोनों 2022 शामिल हैं। 5, 6, 7 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गार्सिया का जन्म क्यूबा के अप्रवासियों के घर हुआ था और वे न्यू जर्सी में पली बढ़ी। 6 उनका एक भाई, हीराम,
8 और एक बहन है। 9. गार्सिया ने मियामी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विपणन और वित्त में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6. और 1992 में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10. 7. वह मेरिल लिंच में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बनी और 2002 में अपनी खुद की वेल्थ मैनेजमेंट फर्म JDM पार्टनर्स LLC शुरू की। 9. 11. 2008 में गार्सिया ने वित्त में अपने करियर से ड्वेन जॉनसन के करियर का प्रबंधन करने के लिए संक्रमण किया और अब वह उनकी वैश्विक रणनीतिक सलाहकार हैं। 6. 12. आजीविका, प्रारंभिक फिल्में और टेलीविज़न 2008 से 2016। 2008 में गार्सिया ने जॉन वाल्टर द्वारा निर्देशित और मेरिल स्ट्रीप और केविन क्लाइन द्वारा अभिनीत वृत्तचित्र थिएटर ऑफ वॉर का निर्माण किया। 13. 14. इसके बाद क्रिसमस थीम वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म लवली स्टिल 2008 आई, जिसमें मार्टिन लैंडो और एलेन बर्स्टिन ने अभिनय किया। 15. अगले वर्ष गार्सिया ने वृत्तचित्र रेसिंग ड्रीम्स 2009 का निर्माण किया। मार्शल करी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2 लड़कों और एक लड़की का अनुसरण करती है क्योंकि वे पेशेवर नैस्कर ड्राइवर बनने की प्रतिस्पर्धा और आकांक्षा रखते हैं। 16. फिल्म को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था, जिसने 209 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र जीता, जहां यह ऑडियंस अवार्ड के लिए उपविजेता भी रही। 18. लॉस एंजल्स टाइम्स द एनवेलप द्वारा इस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा गया और द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा अवशोषित दुर्लभ वृत्तचित्रों में से एक, जिसे देखने के बाद आप यह कामना करते हैं कि यह थोड़ा और लंबा होता। 19. 2012 में गार्सिया और जॉनसन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी 7 बक्स प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की। 3. इसके बाद गार्सिया ने रिक रोमन वो द्वारा निर्देशित और जॉनसन द्वारा अभिनीत एक्शन फिल्म स्निच 2013 का निर्माण किया। 20. इसके बाद रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला द हीरो का निर्माण किया। 21. बाद में उन्होंने अपना मल्टीप्लेटफॉर्म उद्यम द गार्सिया कंपनीज और TGC मैनेजमेंट, एक वैश्विक ब्रांड विकास और प्रबंधन कंपनी की स्थापना की, जो अभिनेता हेनरी कैविल और ड्वेन जॉनसन का प्रतिनिधित्व करती है। 5. 6. 22. उसी वर्ष TNT ने रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला वेक अप कॉल के लिए 8 घंटे लंबे एपिसोड का आदेश दिया, जिसका प्रीमियर 2014 और 2015 में हुआ था। गार्सिया सभी 8 एपिसोड के लिए कार्यकारी निर्माता थे। 23. गार्सिया और जॉनसन ने बाद में लघु टीवी श्रृंखला मिलेनियल्स द म्यूजिकल 2016 के लिए एक डिजिटल चैनल लॉन्च किया। 24. ब्लॉकबस्टर सफलता 2017 से 2019। 2017 में गार्सिया ने टीवी और वेब के लिए कई प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया, जिनमें सभी जॉनसन ने अभिनय किया। पहला HBO के लिए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस था, जो जेल में बंद युवाओं के जीवन पर केंद्रित है। 25, 26, 27 इसके बाद अमेरिकी इंटरनेट व्यक्तित्व लोगन पॉल के साथ वेब सीरीज लोगन पॉल समर सागा। 28, ब्रो साइंस लाइफ द सीरीज। 29, 30, 31 और लाइफलाइन आई। 32, 33 बाद में गार्सिया ने अपनी पहली बड़े बजट की फिल्म बेवॉच 2017 का कार्यकारी निर्माण किया, जो सेठ गॉर्डन द्वारा निर्देशित एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी और इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित थी। फिल्म को आलोचनात्मक रूप से खराब माना गया। 34 लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $69 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $177.8 मिलियन की कमाई की। 35 गार्सिया ने इसके बाद जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में काम किया। 6 जो जेक कसदन द्वारा निर्देशित एक फंतासी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म थी। यह स्थुरा ए स्पेस एडवेंचर 2005 के बाद जुमांजी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है और जुमांजी 1995 का सीधा सीक्वल है, जो क्रिस वान ऑल्सबर्ग द्वारा 1981 में इसी नाम की बच्चों की किताब पर आधारित थी। 37 रैम्पेज 2018 ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित एक विज्ञान कथा राक्षस फिल्म और मिडवे गेम्स द्वारा इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला अगले वर्ष रिलीज हुई। 38 इसने दुनिया भर में $428 मिलियन से अधिक की कमाई की। 39 और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। 40 गार्सिया की अगली फिल्म स्काईस्क्रेपर 2018। 6
रोसन मार्शल थर्बर द्वारा लिखित और निर्देशित एक एक्शन फिल्म को समान आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। 41 गार्सिया ने तब डॉक्यूमेंट्री स्टंटमैन 2018 का कार्यकारी निर्माण किया। 42 वह एचबीओ के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आधे घंटे के कॉमेडी ड्रामा 43 सीरीज बॉलर्स में एचबीओ के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में टेलीविजन पर लौट आईं। 44 ब्यू फ्लिन जन्म 23 मार्च 1970 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्हें स्काईस्क्रेपर, रैम्पेज, सैन एंड्रियास और हरक्यूलिस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिनमें ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फ्लिन ने रिक्वीम फॉर ए ड्रीम, टाइगरलैंड, चोक और द हाउस ऑफ यस सहित स्वतंत्र फिल्मों का भी निर्माण किया है। उन्होंने 2001 से फिल्म अभिनेत्री मार्ले शेल्टन से शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। आजीविका फ्लिन 18 साल से अधिक समय से एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य हैं। इंडस्ट्री में उनकी पहली नौकरी निर्माता स्कॉट रूडिन के कार्यकारी सहायक के रूप में थी। फ्लिन ने अक्सर अभिनेता ड्वेन जॉनसन के साथ काम किया है, जिसमें 2018 की एक्शन फिल्में स्काईस्क्रेपर और रैम्पेज शामिल हैं। 1 फ्लिन की 2015 में रिलीज हुई फिल्म सैन एंड्रियास, जो उनके अपने मूल विचार पर आधारित थी, न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स की साल की सबसे सफल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $475 मिलियन की कमाई की। एफपीसी की कुछ अन्य फिल्में हैं: बेवॉच, एंसेल एंड ग्रेटेल, विच हंटर्स, जर्नी 2, द मिस्टीरियस आइलैंड, द राइट और जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। फ्लिन ने प्रतिष्ठित थीम पार्क राइड पर आधारित डिज्नी फिल्म जंगल क्रूज का निर्माण किया, जिसकी शूटिंग मई 2018 में शुरू हुई थी। जॉनसन के साथ फ्लिन का यह 7वां सहयोग था, जिन्होंने एमिली ब्लंट के साथ भी अभिनय किया था। जंगल क्रूज के बाद फ्लिन और जॉनसन ने रोसन मार्शल थर्बर के साथ फिल्म रेड नोटिस पर फिर से सहयोग किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एक्शन थ्रिलर है जिसे उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए निर्मित किया था। 2 फिल्म पिक्चर की नवीनतम रिलीज 2022 डीसी कॉमिक्स बटा WB बटा न्यू लाइन, ब्लैक एडम थी, जिसमें ड्वेन जॉनसन, पियर्स ब्रॉसन, क्विंटेसा स्विंडेल और नोआ सेंटिनो ने अभिनय किया था। भविष्य की परियोजनाएं एफपीसी की भविष्य की परियोजनाओं में शामिल हैं डिज्नी की एनिमेटेड स्मैश फिल्म मोआना का लाइव एक्शन रूपांतरण, जिसमें ड्वेन जॉनसन माउई की भूमिका में है, एक उच्च अवधारणा वाली समय यात्रा एक्शन फिल्म अंडो, जिसकी पटकथा विल सिमंस ने लिखी है और हेनरी जोस्ट और रेल शुलमैन ने निर्देशित की है, एन इंसिडेंट एट फोर्ट ब्रैग, एक सच्ची कहानी पर आधारित अलौकिक थ्रिलर, स्टिलवाटर 3, एक मूल विज्ञानफाई थ्रिलर, द 37वें पैरेलल और 7 वंडर्स, दोनों बेन मेजरिच के उपन्यासों पर आधारित हैं। रोड टू ओज, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज के लेखक एल फ्रैंक बॉम की जीवनी। फिल्म पिक्चर को जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें: ब्यू फ्लिन, समाचार, समाचार पत्र, किताबें, विद्वान स्टोर। अप्रैल 2021। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। फिल्म पिक्चर को न्यू लाइन सिनेमा और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ 3 साल के ओवरहेड डील के तहत है, जिसके साथ बैनर का 12 साल से अधिक समय से करार है। फिल्म पिक्चर के कर्मचारियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्कॉट शेल्डन, उपाध्यक्ष शेल्बी थॉमस और क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव एंडी पार्क शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन: फ्लिन और अभिनेत्री मार्ले शेल्टन ने जुलाई 2001 में शादी की। उनकी पहली बेटी वेस्ट फ्लिन का जन्म 6 सितंबर 2009 को हुआ था। 4 उनकी दूसरी बेटी रूबी जीन फ्लिन का जन्म 1 मई 2012 को हुआ था। 5, 6, 7 फिल्मोग्राफी: पतली परत, रयान रॉडनी रेनॉल्ड्स ओबीसी, जन्म 23 अक्टूबर 1976, एक कनाडाई और अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और व्यवसायी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कनाडाई किशोर सोप ओपेरा हिलसाइड 1991 से 1993 में अभिनय करके की और 1998 और 2001 के बीच सिटकॉम टू गाइज एंड ए गर्ल में मुख्य भूमिका निभाने से पहले छोटी भूमिकाएं निभाईं। रेनॉल्ड्स ने इसके बाद कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कॉमेडी नेशनल लैम्पून्स वैन वाइल्डर 2002, वेटिंग
2005 और द प्रपोजल 2009 और सुपरहीरो फिल्म ब्लेड, ट्रिनिटी 2004 और ग्रीन लैंटर्न 2011 शामिल हैं। उन्होंने द क्रूड्स फ्रेंचाइज 2013 से 2020 और टर्बो 2013 में आवाज अभिनय किया। रेनॉल्ड्स की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता सुपरहीरो फिल्मों डेडपूल 2016, डेडपूल 2 2018 और डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 से मिली, जिसमें उन्होंने शीर्षक चरित्र निभाया। पहली फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उन्होंने ड्रामा वुमन इन गोल्ड 2015, हॉरर फिल्म लाइफ 2017 और एक्शन फिल्म 6 अंडरग्राउंड 2019, फ्री गाय 2021 और द एडम प्रोजेक्ट 2022 में भी अभिनय किया है और डिटेक्टिव पिकाचू 2019 में पिकाचू को आवाज दी है। रेनॉल्ड्स को 2010 में पीपुल्स सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया था और 2017 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से सम्मानित किया गया था। एक व्यवसायी के रूप में वह मिंट मोबाइल में स्वामित्व हिस्सेदारी रखते हैं और वेल्श फुटबॉल क्लब व्रेक्सहैम के मालिक हैं। बाद वाले को एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन सीरीज वेलकम टू व्रेक्सहैम में प्रलेखित किया गया है। 2020 में रेनॉल्ड्स ने $610 मिलियन के सौदे के तहत एविएशन जिन की अपनी स्वामित्व हिस्सेदारी डियाजियो को बेच दी। 1. वह मैच ग्रुप के बोर्ड में भी बैठते हैं। 2. प्रारंभिक जीवन। रयान रॉडनी रेनॉल्ड्स का जन्म 23 अक्टूबर 1976 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुआ था। वह 4 बेटों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता जेम्स चेस्टर रेनॉल्ड्स बल से सेवानिवृत्त होने और खाद्य थोक व्यापारी के रूप में काम करने से पहले एक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिसकर्मी थे। 3, 4, 5 उनकी मां तमारा नी स्टीवर्ट खुदरा बिक्री में काम करती थीं। 6, 7 रेनॉल्ड्स के 2 भाई हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया में कानून प्रवर्तन में काम करते हैं, जिनमें से एक अपने पिता के साथ RCMP में शामिल हो गया। 8, 9 उनके दादा चेस्टर रेनॉल्ड्स एक किसान थे जिन्होंने 1940 से 1944 तक अल्बर्टा की विधानसभा में स्टेटलर का प्रतिनिधित्व किया था। 10 रेनॉल्ड्स के आयरिश और स्कॉटिश वंश हैं और उनका पालनपोषण वैंकूवर के कित्सिलानो पड़ोस में रोमन कैथोलिक चर्च में हुआ था। 11, 12 और वेनियर, ओंटारियो, अब ओटावा में एक पड़ोस। 13 रेनॉल्ड्स 13 साल की उम्र से ही अभिनय में शामिल हैं। उन्होंने 1994 में कित्सिलानो सेकेंडरी स्कूल से स्नातक किया, जहां उन्होंने अभिनेता जोशुआ जैक्सन के साथ पढ़ाई की। 14 रेनॉल्ड्स ने कई टेलीविजन सीरीज में छोटी भूमिकाएं निभाईं, लेकिन निराश हो गए और 19 साल की उम्र में क्वांटलेन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अभिनय छोड़ दिया। कुछ महीने बाद उनकी मुलाकात साथी अभिनेता क्रिस विलियम मार्टिन से हुई, जिन्होंने उन्हें फिर से कोशिश करने और अपने साथ लॉस एंजल्स जाने के लिए मना लिया। 15, 16 आजीविका। यह भी देखें रयान रेनॉल्ड्स फिल्मोग्राफी 1991 से 2003 प्रारंभिक कार्य। रेनॉल्ड्स का करियर 1991 में शुरू हुआ जब उन्होंने कनाडाई निर्मित टीन सोप ओपेरा हिलसाइड में बिली सिम्पसन के रूप में अभिनय किया, जिसे निकेलोडियन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 के रूप में वितरित किया गया था। 1993 में रेनॉल्ड्स ने एक बच्चे की भूमिका निभाई जो अपने पिता की मृत्यु के बाद फिल्म ऑर्डिनरी मैजिक में भारत से कनाडा चला जाता है। 17 1993 और 1994 के बीच उन्होंने मैक्रो के रूप में द ओडिसी में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 18 1996 में उन्होंने द एक्स फाइल्स के तीसरे सीजन की 13वीं कड़ी सिजीगी में जे बूम डीबूम के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई थी। 1996 में रेनॉल्ड्स ने 2 भाग की लघु श्रृंखला इन कोल्ड ब्लड में हत्या की शिकार किशोरी नैन्सी क्लटर के प्रेमी बॉबी रूप की भूमिका निभाई, जो ट्रूमैन कैपोट के इसी नाम के गैरकाल्पनिक उपन्यास का रूपांतरण था। वह एंथोलॉजी द आउटर लिमिट्स एपिसोड ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में भी दिखाई दिए, जो मूल रूप से 14 नवंबर 1998 को प्रसारित हुआ था। 1998 की शुरुआत में रेनॉल्ड्स ने टू गाइज ए गर्ल एंड ए पिज्जा प्लेस, बाद में इसका नाम बदलकर टू गाइज एंड ए गर्ल कर दिया गया, में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने शो के 4 सीजन के दौरान मेडिकल छात्र माइकल बर्ग
बर्गन की भूमिका निभाई। उन्होंने 2002 में नेशनल लैम्पून मूवी वैन वाइल्डर में अभिनय किया। माइकल डगलस और अल्बर्ट ब्रूक्स के साथ द इन-लॉज में दिखाई दिए। 2004 से 2015 रोमांटिक कॉमेडी और व्यापक मान्यता। रेनॉल्ड्स, अप्रैल 2007। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी में प्रदर्शन किया था, रेनॉल्ड्स ने 2004 की फिल्म ब्लेड ट्रिनिटी में है एनिमल किंग के चरित्र की एक एक्शन भूमिका निभाने के लिए गहन शारीरिक प्रशिक्षण लिया था। 21 उसी वर्ष उन्होंने एक नर्स के रूप में हेरोल्ड एंड कुमार गो टू व्हाइट कैसल में एक कैमियो भूमिका निभाई। रेनॉल्ड्स ने 1979 की हॉरर फिल्म द एमिटीविले हॉरर के 2005 के रीमेक में जॉर्ज लुट्स की भूमिका निभाई। 22 इसके अलावा 2005 में उन्होंने वेटिंग में मोंटी नामक एक वेटर की भूमिका निभाई और एमी स्मार्ट और अन्ना फारिस के साथ रोमांटिक कॉमेडी जस्ट फ्रेंड्स में संगीत कार्यकारी क्रिस ब्रैंडर के रूप में दिखाई दिए। जस्ट फ्रेंड्स में रेनॉल्ड्स ने अंत क्रेडिट पर आई स्वेयर को लिपसिंक किया। 24 वह टेलीविजन सीरीज स्क्रब्स के दूसरे सीजन के समापन में भी दिखाई दिए। 2007 में रेनॉल्ड्स ने टीबीएस सिटकॉम माई बॉयज के डॉशबैग इन द सिटी एपिसोड में ब्रेंडन के दोस्त है एम्स के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। रेनॉल्ड्स ने प्रीक्वल 20वीं सेंचुरी फॉक्स एक्समैन फिल्म एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन में सहायक भूमिका में वेड विल्सन बटा वेपन 11 को चित्रित किया, जो 2009 में रिलीज हुई थी। 25 उन्होंने पहले 2005 में पटकथा लेखक डेविड एस गोयर के साथ डेडपूल के संभावित फिल्म रूपांतरण में अपनी रुचि और भागीदारी के बारे में बात की थी। 26 2009 में रेनॉल्ड्स ने द प्रपोजल में सैंड्रा बुलॉक के विपरीत एंड्रयू पैक्सटन को भी चित्रित किया। 27 और एडवेंचरलैंड में माइक कॉनेल। 2019 में गार्सिया ने द टाइटन गेम्स का निर्माण किया, जो एक खेल प्रतियोगिता श्रृंखला है जिसका प्रीमियर एनबीसी पर हुआ और इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया है। 45 उसी वर्ष 7 बक्स ने स्टीफन मर्चेंट द्वारा लिखित और निर्देशित और गार्सिया द्वारा निर्मित जीवनी खेल कॉमेडी ड्रामा फिल्म फाइटिंग विद माई फैमिली के साथ अपना सनडांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। 46 47 गार्सिया ने बाद में बीईटी के लिए 6 एपिसोड की डॉक्यूसीरीज फाइंडिंग जस्टिस का निर्माण किया, जो अमेरिका भर में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में नायकों, नेताओं, अधिवक्ताओं और परिवर्तन एजेंटों की कहानियों पर केंद्रित है, क्योंकि वे अन्याय को उजागर करते हैं और उपचार और परिवर्तन लाने के लिए लड़ते हैं। 48 बड़े पर्दे पर लौटते हुए गार्सिया इसी नाम के डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सुपरहीरो फिल्म शाज़म 2019 4 द फास्ट एंड द फ्यूरियस स्पिम्फ हॉब्स एंड शॉ 2019 49 के लिए कार्यकारी निर्माता थे और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 का निर्माण किया, जिसने 7 बक्स प्रोडक्शंस के सबसे बड़े वैश्विक ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया। 50 51 व्यवसाय विस्तार 2020 वर्तमान। अगस्त 2020 में गार्सिया और जॉनसन ने उस संघ का नेतृत्व किया जिसने दिवालियापन से बाहर XFL को अपने संस्थापक विंस मैकमोहन से खरीदा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख पेशेवर खेल लीग में समान या बहुमत स्वामित्व हिस्सेदारी रखने वाली पहली महिला हैं। 52 गार्सिया ने अपने मूल 2001 अवतार के बाद से एक प्रशंसक और व्यवसायी दोनों के रूप में XFL के पुनरावृत्तियों का पालन किया है। 52 चेयरवुमन के रूप में गार्सिया ने ड्वेन जॉनसन और गेरी कार्डिले के रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स के साथ XFL के स्वामित्व समूह का नेतृत्व किया, जिसे 18 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। 52 2023 के अंत में XFL को फॉक्स कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले USFL के साथ विलय कर दिया गया ताकि गार्सिया के पास आंशिक स्वामित्व बरकरार रहे। 2020 में कोई नया प्रोजेक्ट जारी नहीं करने के बाद गार्सिया ने डिज्नी प्लस डॉक्यूसीरीज बिहाइंड द अट्रैक्शन 2021, डिज्नी प्लस डॉक्यूमेंट्री स्टंटमैन 2021 और क्लासिक 1955 डिज्नीलैंड राइड पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म जंगल क्रूज 2021 के लिए डिज्नी के साथ साझेदारी की। 53 उन्होंने यंग रॉक का भी निर्माण किया, जो लंबे समय से सहयोगी जॉनसन के जीवन पर आधारित एक अमेरिकी टेलीविजन सिटकॉम है। 54 55 56 57 उसी वर्ष गार्सिया ने अपने नवीनतम उद्यम GSTQ के शुभारंभ की घोषणा की। एक जीवन शैली और फैशन ब्रांड GSTQ में एक अत्यधिक क्यूरेटेड रेडी टू वियर फैशन संग्रह शामिल है।
58 पुरस्कार 2016 और 2018 में गार्सिया को वैराइटी पत्रिका की पावर ऑफ वीमेन रिपोर्ट में नामित किया गया था। 59 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में उन्हें वैराइटी पत्रिका की 500 सूची में नामित किया गया था। 2020 में गार्सिया को नेशनल हिस्पैनिक मीडिया गठबंधन से उत्कृष्ट फिल्म निर्माता प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और द हॉलीवुड रिपोर्टर की 2021 वीमेन इन एंटरटेनमेंट पावर 100 सूची में नामित किया गया। 2021 में उन्हें क्रिएट एंड कल्टीवेट के 100 में नामित किया गया। 2021 में उन्हें एडविक की स्पोर्ट्स 2020 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नामित किया गया था। 60 2022 में उन्हें एंटरप्रेन्योर पत्रिका की प्रभावशाली महिलाओं की सूची, इंक पत्रिका की महिला संस्थापक 100 इंच सूची और सक्सेस पत्रिका की 2022 की शीर्ष 25 सबसे प्रभावशाली नेताओं में नामित किया गया। व्यक्तिगत जीवन रिश्ते अप्रैल 2009 में पूर्व पति ड्वेन जॉनसन के साथ गार्सिया की मुलाकात ड्वेन जॉनसन से हुई जब वे दोनों मियामी विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्र थे और 3 मई 1997 को उनकी शादी हुई। जॉनसन से शादी करके वह समोअन अनोई परिवार में शामिल हो गईं। 61 उनका एक बच्चा है, पेशेवर पहलवान एवा रायन। 61 1 जून 2007 को जोड़े ने घोषणा की कि वे सौहार्दपूर्ण ढंग से तलाक ले रहे हैं। 61 मई 2008 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया और गार्सिया अब जॉनसन की वैश्विक रणनीतिक सलाहकार हैं। 62 2014 में गार्सिया ने बॉडी बिल्डर और द गार्सिया कंपनीज के मुख्य स्वास्थ्य और फिटनेस ब्रांड अधिकारी डेव रिएंजी से शादी की। 7 वे लॉस एंजल्स और ऑरलैंडो में रहते हैं और उनके पास 4 कुत्ते हैं। 53 हितों और शौक गार्सिया एक बॉडी बिल्डर हैं और अक्सर अपने व्यवसाय में अथक स्वभाव को आकार देने के लिए खेल को श्रेय देती हैं। उन्होंने पहली बार 2011 में प्रतिस्पर्धा की और 2014 में अपना इंटरनेशनल फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन प्रो कार्ड अर्जित किया। वे वीडर रोस्टर में शामिल होने वाली पहली महिला फिजिक डिवीजन एथलीट थीं। 63 गार्सिया कई बोर्ड पदों पर हैं। 2008 में उन्होंने राष्ट्रव्यापी आई है ए ड्रीम फाउंडेशन के हिस्से के रूप में बीकन एक्सपीरियंस की स्थापना की, जो जोखिम वाले छात्रों को हाई स्कूल से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। 9 उसी वर्ष उन्हें पीडियाट्रिक्स मेडिकल ग्रुप इंक के निदेशक मंडल के लिए चुना गया। 11 गार्सिया मियामी विश्वविद्यालय में एक ट्रस्टी हैं और मियामी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। 64 फिल्मोग्राफी निर्माता अपने परिवार से लड़ना 2019, जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019, जंगल क्रूज 2021, रेड नोटिस 2021, डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स 2022, ब्लैक एडम 2022, मोआना 2026। कार्यकारी निर्माता जनवरी 2018 में रेनॉल्ड्स ने प्रोडक्शन कंपनी मैक्सिमम एफर्ट की शुरुआत की और फॉक्स के साथ 3 साल का फर्स्ट लुक डील साइन किया। मैक्सिमम एफर्ट बोर्ड गेम क्लू के लाइव एक्शन रूपांतरण पर काम कर रहा है, जिसे डेडपूल के लेखक रेट रीज और पॉल वनिक द्वारा लिखा जाएगा। 62 23 जून 2021 को मैक्सिमम एफर्ट प्रोडक्शन के मार्केटिंग डिवीजन को एक अलग कंपनी के रूप में अलग कर दिया गया और एमएनटीएन सॉफ्टवेयर द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। 63 रेनॉल्ड्स मैक्सिमम एफर्ट की प्रेरक शक्ति हैं और उन्होंने अपनी कई फिल्म परियोजनाओं और पेलोटन और आरएम विलियम्स जैसे ब्रांडों के लिए विज्ञापन बनाए हैं। 64 65 रेनॉल्ड्स ने फरवरी 2018 में एविएशन अमेरिकन जिन में हिस्सेदारी हासिल की। 66 उन्होंने कहा कि उनकी रुचि एक मालिक से परे है और उन्होंने उत्पाद की रचनात्मक दिशा की देखरेख करने के साथ साथ व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभाने की योजना बनाई है। 67 नवंबर 2019 में रेनॉल्ड्स ने मिंट मोबाइल में स्वामित्व हिस्सेदारी खरीदी। 68 बाद में पता चला कि रेनॉल्ड्स मिंट मोबाइल के 20% से 25% के बीच के मालिक हैं। 69 वह जुलाई 2020 में मैच ग्रुप के बोर्ड में शामिल हुए। 70 अगस्त 2020 में डियाजियो ने घोषणा की कि वह $610 मिलियन तक के सौदे में एविएशन अमेरिकन जिन का अधिग्रहण कर रहा है। 71
23 सितंबर 2020 को रेक्सहेम सपोर्टर्स ट्रस्ट ने घोषणा की कि रेनॉल्ड्स और साथी अभिनेता रॉब मैक्लेनी की एक व्यावसायिक साझेदारी वेल्श फुटबॉल क्लब रेक्सहेम एएफसी को खरीदने के लिए बातचीत कर रही थी। 16 नवंबर को यह पुष्टि की गई कि रेनॉल्ड्स और मैक्लेनी ने रेक्सहेम सपोर्टर्स ट्रस्ट का समर्थन प्राप्त करने के बाद क्लब का अधिग्रहण कर लिया। 74 फरवरी 2021 में वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने रेक्सहेम के उनके अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। 75 रेनॉल्ड्स और मैक्लेनी के रेक्सहेम में निवेश की प्रक्रिया को 2022 की टीवी डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला वेलकम टू रेक्सहेम द्वारा कवर किया गया था। 76 जैसे ही रेनॉल्ड्स और मैक्लेनी रेक्सहेम एएफसी से जुड़े, उन्होंने वेल्श संस्कृति में भी रुचि ली, विशेष रूप से वेल्श भाषा के उनके उपयोग में। उन्होंने पहली बार एक वेल्श अनुवादक के साथ अपने क्लब अधिग्रहण का विज्ञापन किया। 77 रेनॉल्ड्स ने पूछा कि वेल्श उपशीर्षक को उनकी नेटफ्लिक्स फिल्म रेड नोटिस के साथ शामिल किया जाए। 78 79 जिसे रेक्सहेम के भीतर भी विज्ञापित किया गया था। 80 2022 में रेनॉल्ड्स और मैक्लेनी को वेल्श संस्कृति को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए वेल्श भाषा के टीवी स्टेशन S4C द्वारा डियोल्ज वाई डीड्रेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 81 3 मई 2021 को रयान रेनॉल्ड्स ग्रेलॉक पार्टनर्स के नेतृत्व वाले एक निवेशक समूह का हिस्सा थे, जिसने वेल्थसिंपल में $750 मिलियन का निवेश किया था। रेनॉल्ड्स की सटीक स्वामित्व राशि का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन इस निवेश दौर ने कनाडाई वित्तीय स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $5 बिलियन आका। 82 अगस्त 2022 में रयान रेनॉल्ड्स ने फूबोटीवी में इक्विटी हिस्सेदारी ली। रेनॉल्ड्स, उनके मैक्सिमम एफर्ट स्टूडियो और फूबो ने एक सनिर्माण साझेदारी की घोषणा की जिसमें फूबोटीवी पर मैक्सिमम एफर्ट नेटवर्क का शुभारंभ शामिल होगा। रेनॉल्ड्स और उनकी टीम आगामी चैनल के लिए मूल सामग्री तैयार करेगी। 83 नवंबर 2022 में रिपोर्टें प्रसारित होने लगीं कि रेनॉल्ड्स ओटावा सीनेटरों का स्वामित्व खरीदने में रुचि रखते थे, जिन्हें दिवंगत यूजीन मेलनिक की संपत्ति द्वारा बेचा जाना था। रेनॉल्ड्स ने पुष्टि की कि वह द टुनाइट शो में 7 नवंबर की उपस्थिति में टीम में हिस्सेदारी हासिल करना चाह रहे थे। उन्होंने मेजबान जिमी फॉलन से कहा कि उन्हें यह पूरा करने के लिए वास्तव में गहरी जेब वाले साथी की आवश्यकता होगी। 84 85 अगले दिन उन्होंने कैनेडियन टायर सेंटर में सीनेटरों के एक खेल में भाग लिया और भीड़ से खड़े होकर तालियां बजाईं। 86 बाद में यह बताया गया कि वह अलग अलग संघों के साथ बैठक कर रहे थे जो टीम पर बोली लगाने की योजना बना रहे थे, साथ ही NHL कमिश्नर गैरी बेटमैन के साथ भी। 87 15 मार्च 2023 को टी मोबाइल ने घोषणा की कि वह $1.35 बिलियन तक के सौदे में मिंट मोबाइल, अल्ट्रा मोबाइल और प्लम की मूल कंपनी कायना कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण कर रहा है। 89 अप्रैल 2023 के दौरान कनाडाई भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी नुवेई ने घोषणा की कि रेनॉल्ड्स ने कंपनी में निवेश किया है, हालांकि निवेश के दायरे के बारे में विवरण अभी तक सामने नहीं आया है। 90 26 जून 2023 को यह घोषणा की गई कि रेनॉल्ड्स और मैक्लेनी दोनों एक निवेशक समूह का हिस्सा थे, जिसने फॉर्मूला 1 अल्पाइन F1 टीम में 24% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी थी। 91 सार्वजनिक छवि, कार्य और मान्यता। यह भी देखें रयान रेनॉल्ड्स फिल्मोग्राफी और रयान रेनॉल्ड्स द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। अक्टूबर 2008 में रेनॉल्ड्स ने द हफिंगटन पोस्ट के लिए लिखा कि वह अपने पिता के लिए 2008 के न्यूयॉर्क सिटी मैराथन में दौड़ने की योजना बना रहे थे, जो उस समय पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे। 92 रेनॉल्ड्स 2007, 93 और 2009 में पीपुल्स सेक्सिएस्ट मैन अलाइव सूचियों में दिखाई दिए। 94 और 2010 में उन्हें शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया। 95 12 फरवरी 2012 को रेनॉल्ड्स BBC के टॉप गियर में एक उचित मूल्य वाली कार में स्टार के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने एक 43.7 का समय पोस्ट किया। 96 13 मई 2018 को दक्षिण कोरियाई रियलिटी टेलीविजन शो किंग ऑफ मास्क सिंगर के प्रसारण में रेनॉल्ड्स ने टुमारो गाते हुए शुरुआती अभिनय में एक विशेष प्रदर्शन किया था। 97 98 99 2010 में रेनॉल्ड्स ने स्पेनिश और अमेरिकी थ्रिलर ब्यूरीड में अभिनय किया, जिसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। 29 जून 2010 में
रेनॉल्ड्स को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 30 रेनॉल्ड्स ने वार्नर ब्रदर्स की फिल्म ग्रीन लैंटर्न में सुपरहीरो ग्रीन लैंटर्न के हल जॉर्डन संस्करण को चित्रित किया, जो 17 जून 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने आर्थिक या आलोचनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी भूमिका ने उन्हें मार्वल और डीसी दोनों पात्रों पर आधारित फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने वाले कुछ अभिनेताओं में से एक बना दिया। 31 2011 में उन्होंने कॉमेडी द चेंजअप में सह अभिनय किया। 32 इसके बाद उन्होंने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की 2 फीचर फिल्मों द क्रूड्स और टर्बो में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, दोनों ही 2013 में रिलीज हुईं। उनकी अगली भूमिका डार्क हॉर्स कॉमिक्स की रिप्ट रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट के यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म रूपांतरण में निक वॉकर की भूमिका निभा रही थी, जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। 33 रेनॉल्ड्स ने 2014 में कम बजट की फिल्मों द वॉयस और द कैप्टिव में अभिनय किया, साथ ही अगले साल मिसिसिपी ग्राइंड में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने आर्थिक रूप से सफल जीवनी फिल्म वुमन इन गोल्ड में सहायक भूमिका निभाई, इससे पहले कि वह 2015 में सेल्फ लेस के साथ थ्रिलर शैली में लौट आए। 2015 वर्तमान स्थापित अभिनेता और मार्वल कार्य। 2014 में द वॉइसेस के प्रीमियर में रेनॉल्ड्स। 2016 में रेनॉल्ड्स को डेडपूल के साथ आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, एक ऐसी फिल्म जो 2000 की शुरुआत में विकास में थी। एक्समेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन में वेड विल्सन बटा वेपन 11 को चित्रित करने के बाद वह डेडपूल फिल्म के विकास में भारी रूप से शामिल हो गए। डेडपूल में चरित्र का रीबूट दिखाया गया, एक्समेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन की घटनाओं को नजरअंदाज किया गया और चरित्र के लिए एक नई बैकस्टोरी स्थापित की गई जो मार्वल कॉमिक्स स्रोत सामग्री के करीब थी। रेनॉल्ड्स ने डेडपूल के रूप में अपने प्रदर्शन से भुगतान नहीं करने का फैसला किया ताकि फिल्म रिलीज हो सके, और उनके पास जो थोड़ा वेतन था उसे सहलेखक रेट रीज और पॉल वनिक के लिए सेट पर खर्च किया। 34 यह फिल्म बड़े 20वीं शताब्दी फॉक्स एक्समेन फिल्म ब्रह्मांड के भीतर होती है। डेडपूल ने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जिसमें 62 बाजारों से $264.9 मिलियन की विश्वव्यापी ओपनिंग शामिल है, जो कि 2016 की सबसे बड़ी किसी आर-रेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ी और फॉक्स के लिए केवल स्टार वार्स एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ $303.9 मिलियन के बाद दूसरी सबसे बड़ी कमाई थी। 35-36 इसने 606 आईमैक्स थिएटरों से $27.4 मिलियन के साथ अब तक की सबसे बड़ी आईमैक्स 2D विश्वव्यापी ओपनिंग भी दर्ज की, जिसने द डार्क नाइट राइज $23.8 मिलियन को पीछे छोड़ दिया। 37-38 फिल्म की वित्तीय और आलोचनात्मक सफलता ने स्टूडियो को सीक्वल के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा 2016 में रेनॉल्ड्स ने एरियल व्रोमेन निर्देशित थ्रिलर क्रिमिनल में सहायक भूमिका निभाई थी। 15 दिसंबर 2016 को रेनॉल्ड्स को 6801 हॉलीवुड बुलेवार्ड में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 39-40 रेनॉल्ड्स ने 2017 में साइंस फिक्शन थ्रिलर लाइफ में जेक गिलेनहाल और रेबेका फर्ग्यूसन के साथ सहअभिनय किया, जिसने उन्हें सेफ हाउस के निर्देशक डैनियल एस्पिनोसा के साथ फिर से जोड़ा। 41 रेनॉल्ड्स ने जून 2017 में डेडपूल 2 का फिल्मांकन शुरू किया। फिल्म 18 मई 2018 को खुली। 42-43 मई 2019 में उन्होंने पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू रेनॉल्ड्स ने सीजीआई जासूस पिकाचू के लिए आवाज दी और चेहरे की गति कैप्चर अभिनेता थे। 44 2015 के सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में डेडपूल के प्रचार के लिए रेनॉल्ड्स। जनवरी 2019 में रेनॉल्ड्स को उनके एब्सोलू खुशबू के लिए एक अभियान के साथ अरमानी कोड का चेहरा नामित किया गया था। 45 उस वर्ष भी उन्होंने माइकल बे द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स एक्शन थ्रिलर फिल्म 6 अंडरग्राउंड में अभिनय किया। 46 यह फिल्म 13 दिसंबर को रिलीज हुई थी। 47 दिसंबर 2019 में रेनॉल्ड्स ने घोषणा की कि डेडपूल और वुल्वरिन पर काम चल रहा था और यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगा। 48 जिसका फिल्मांकन 23 मई 2023 से शुरू होगा। 49 फिल्म 26 जुलाई 2024 को रिलीज होगी। 50 रेनॉल्ड्स एबीसी के गेम शो डोंट के कार्यकारी निर्माता हैं, जिसका प्रीमियर 11 जून 2020 को हुआ था। 51-52 जनवरी 2019 में
यह घोषणा की गई थी कि वह द क्रूड्स के सीक्वल में गाय की आवाज के रूप में लौटेंगे। फिल्म द क्रूड्स ए न्यू एज भी 2020 में रिलीज हुई थी। 53 2021 में रेनॉल्ड्स ने 3 फिल्मों में अभिनय किया। पहली, हिटमैन की पत्नी का बॉडीगार्ड, पैट्रिक ह्यूजेस द्वारा निर्देशित और टॉम ओकॉनर और ब्रैंडन और फिलिप मर्फी द्वारा लिखित एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म 2017 की फिल्म द हिटमैन की बॉडीगार्ड का सीक्वल है, जिसमें रेनॉल्ड्स, सैमुअल एल जैक्सन, सल्मा हायेक और रिचर्ड ई ग्रांट भी थे, जिन्होंने अपनी भूमिकाएं दोहराईं। अप्रैल 2019 की शुरुआत में रेनॉल्ड्स ने अपनी दूसरी 2021 फिल्म साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी फिल्म फ्री गाय की शूटिंग की, जिसका निर्देशन शॉन लेवी ने किया, जिसकी पटकथा मैट लिबरमैन और ज़क पेन ने लिखी और कहानी लिबरमैन ने लिखी। रेनॉल्ड्स एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में अभिनय करते हैं, जिसे पता चलता है कि वह एक वीडियो गेम में रह रहा है। अवतार की मदद से वह गेम के निर्माताओं को अपनी दुनिया को बंद करने से रोकने की कोशिश करता है। जोडी कॉमर, लिल रिल्होवेरी, उत्कर्ष शंबुदकर, जो कीरी और तायका वेटिटी की विशेषता वाली यह फिल्म 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा 13 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज की गई थी। 55 वर्ष की अपनी आखिरी फिल्म में रेनॉल्ड्स ने ड्वेन जॉनसन और गैल गैडोट के साथ नेटफ्लिक्स की थ्रिलर रेड नोटिस में अभिनय किया, जिसे रॉसन मार्शल थर्बर ने लिखा और निर्देशित किया। 56 अक्टूबर 2021 में रेनॉल्ड्स ने घोषणा की कि वह स्पिरिटेड के निर्माण के बाद अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। 57 मार्च 2022 में रेनॉल्ड्स ने शॉन लेवी द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म द एडम प्रोजेक्ट में अभिनय किया। 59 अगस्त 2024 में रेनॉल्ड्स और उनकी पत्नी ब्लेक लाइवली पहले विवाहित हॉलीवुड जोड़े बन जाएंगे, जिनकी 2 अलग-अलग फिल्में एक ही सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करेंगी, 1990 में ब्रूस विलिस और डेमी मूर के बाद, क्योंकि उनकी संबंधित फिल्में डेडपूल और वुल्वरिन और इट एंड्स विद अस अगस्त के 9 से 11 के सप्ताहांत के दौरान बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 और नंबर 2 स्थानों पर कब्जा करेंगी। 61 गैल गैडोट, हिब्रू उच्चारण ALADOT, 5 जन्म 30 अप्रैल 1985, 6 एक इजरायली अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 2009 में गिसेले याशर का किरदार निभाया था, एक हिस्सा जिसे उन्होंने 5 सीक्वल में दोहराया था। गैडोट ने DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्मों 2016 से 2023 में वंडर वुमन के अपने चित्रण के लिए वैश्विक स्टारडम हासिल किया, जिसमें बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस 2016, वंडर वुमन, जस्टिस लीग दोनों 2017 और वंडर वुमन 1984, 2020 शामिल हैं। 7, 8, 9 उन्होंने तब से नेटफ्लिक्स की एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड नोटिस 2021 गैडोट को 2018 में टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था और उन्हें दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की वार्षिक रैंकिंग में 2 बार स्थान मिला है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गैडोट का जन्म 30 अप्रैल 1985 को पेटाह टिक्वा में हुआ था, नोट 1, जहां वह शुरू में रहती थी। 15 बाद में वह रोशहायन शहर में पली बढ़ी। 14 गैडोट एक अश्केनाजी यहूदी परिवार से आती हैं, जिनकी जड़ें पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में हैं। 3 हिब्रू में उनके दिए गए नाम का अर्थ है लेहर और उनके उपनाम का अर्थ है नदी के किनारे। 13 उनके जन्म से पहले उनके माता-पिता ने अपने उपनाम को ग्रीनस्टीन से गैडोट में हिब्रूकृत कर लिया था। 16 उनके पिता माइकल गैडोट एक इंजीनियर हैं और उनकी माँ इरित नीवेस एक शारीरिक शिक्षा शिक्षिका हैं। 17 गैडोट की एक छोटी बहन है जिसका नाम दाना है। 18 19 गैडोट के पिता छठी पीढ़ी के सबरा हैं। 20 उनके नाना नानी 20वीं सदी के यूरोप में पैदा हुए थे। उनके दादा नाजी जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के दौरान ऑशविट्ज एकाग्रता शिविर में कारावास के बाद होलोकॉस्ट से बच गए थे, जबकि उनकी दादी द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से पहले महाद्वीप से भागने में कामयाब रहीं। 20 21 22 गैडोट ने कहा है कि उनका लालन पालन बहुत यहूदी इजरायली पारिवारिक माहौल में हुआ था। 17
इज़राइल में पली बढ़ी। उसने 12 साल तक जैज़ और हिप हॉप सीखा और नृत्य किया। 17 और उसकी पहली नौकरी स्थानीय बर्गर किंग में काम करने के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना थी। 22 उसने जीव विज्ञान में प्रमुखता के साथ रोश हाइन में बेगिन हाई स्कूल से स्नातक किया। 22 जैसा कि इज़राइल में यहूदी उच्च विद्यालय अक्सर अपने सोफोमोर्स को होलोकॉस्ट स्मारक स्थलों की यात्राओं पर ले जाते हैं, गैडोट 2 नाज़ी एकाग्रता शिविरों ऑशविट्स और माजदानेक की पहली हाथ समझ हासिल करने के लिए पोलैंड गईं। अनुभव के बारे में उन्होंने याद करते हुए कहा, इराक के पहाड़ के ऊपर खड़ी थी। एक हकदार बच्ची उस समय मुसलमान द्वारा अनुभव की गई पीड़ा को महसूस कर रही थी। जब स्मारक समारोह में मेरा भाषण देने का समय आया तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मैं कांपती हुई कंपकंपी को नियंत्रित नहीं कर सकी और अधिक परिपक्व होकर घर लौटी और अपने दादाजी के साथ इस बारे में रोई, उनके बचपन से मेरे बचपन तक का पूरा चक्र पूरा करके। 20 साल की उम्र में गैडोट को 2 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा के हिस्से के रूप में लड़ाकू फिटनेस प्रशिक्षक के रूप में इज़राइल रक्षा बलों में भर्ती किया गया था। 3-4 उन्होंने कहा है कि उनकी सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें 2009 की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में गिसेले याशर की भूमिका जीतने में मदद की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुख्य कारण यह था कि निर्देशक जस्टिन लिन को वास्तव में पसंद था कि मैं सेना में थी और वह हथियारों के बारे में मेरे ज्ञान का उपयोग करना चाहते थे। 23 अपनी सैन्य सेवा के बाद गैडोट ने इज़राइल में आईडीसी हर्ज़लिया, अब रिचमैन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। 24, 25, 26 आजीविका, मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिता करियर। गैडोट ने 18 साल की उम्र में मिस इज़राइल राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया, इस धारणा के साथ कि यह एक मज़ेदार अनुभव होगा, और ग्लैमर साक्षात्कार में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगी। 27, 28, 29 बाद में वह जीत गई और मिस यूनिवर्स 2004 प्रतियोगिता में इज़राइल के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगी जो उस वर्ष इक्वाडोर में हुई थी। 30 उन्होंने मिस 60, हुआवे स्मार्टफोन, कैप्टन मॉर्गन रम, गुच्ची सुगंध, वाइन वेरा स्किनकेयर, 31, 32 और जगुआर कारों के लिए एक मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व किया है। 2015 में वह गुच्ची के बांस परफ्यूम ब्रांड का चेहरा बन गईं। 33 उन्हें कॉस्मोपॉलिटन, ग्लैमर, ब्राइड मैगजीन, एंटरटेनमेंट वीकली, यूएमएम, क्लियो, फैशन, ल्यूसिरे, एफएचएम पर कवरगर्ल के रूप में दिखाया गया है। गैडोट 2008 से 2016 तक फैशन ब्रांड कास्त्रो के लिए मुख्य मॉडल थीं। 34 2013 में उनकी संयुक्त वार्षिक मॉडलिंग और अभिनय वेतन NIS 2.4 मिलियन, लगभग $US 700,000 अनुमानित किया गया था। 35 2007 में उस समय 21 वर्षीय गैडोट मैक्सिम फोटो शूट इज़राइल रक्षा बलों की महिलाएं 36, 37 में थीं और फिर न्यूयॉर्क पोस्ट के कवर पर छपीं। 38 2017 में गैडोट को एफएचएम की दुनिया की 100 सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में पहले नंबर पर रखा गया था। दोस्तों पिछली मूवी की बात की जाए तो 2018 में गैडोट रेवलॉन और रीबॉक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। वह रेवलॉन के लिव बोल्डली अभियान और रीबॉक के बी मोर ह्यूमन अभियान के विज्ञापनों में दिखाई दी। पार्ट अपकमिंग देखते हैं कब तक ये देखने को मिलता है। बाकी मैंने जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।